नमस्कार, स्वागत है आपका आर के मॉक टेस्ट सीरीज में। ये तीसरा टेस्ट है। इसमें हम लोग जो है 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें से 12 क्वेश्चन हिंदी के 6 टॉपिक से होंगे, यानी प्रत्येक टॉपिक से 2 क्वेश्चन, और उसके अलावा बचे हुए 18 क्वेश्चन जीएस से होंगे, जो कि आर के सिलेबस के अनुकूल हैं। आप अगर अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप जो है इस मॉक टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि यहाँ पर केवल क्वेश्चंस को ना सॉल्व करा के जो है हम उसके बारे में डिस्कस भी करते हैं कि कोई उत्तर सही है तो क्यों सही है, और उसके बारे में जो अन्य तथ्य इंपॉर्टेंट हो सकते हैं परीक्षा के लिए उसका भी डिस्कशन करते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए। अगर आप आर 2016 के अभ्यर्थी हैं और आप इस वर्ष परीक्षा देने जा रहे हैं जिसकी डेट अभी अनिश्चित है, तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें आप कम से कम समय में बेहतर और संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। इसमें फुल टेस्ट की संख्या 11 है, करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट हैं। सभी टेस्ट की जो है पीडीएफ आपको दी जाती है, पूरी व्याख्या सहित हर प्रश्न का पूरा एक्सप्लेनेशन किया जाता है। जिस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन है उसके बारे में जो है संपूर्ण कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपका पूरा का पूरा वो टॉपिक क्लियर हो सके। किस तरह का एक टेस्ट है ये देखने के लिए आप हमारा फ्री डेमो टेस्ट जरूर डाउनलोड कर लें, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया है, साथ ही में पिन कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इस नंबर पर भेज दीजिए, या सीधे कॉल करके भी आप जो है फ्री डेमो टेस्ट की पीडीएफ की डिमांड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। सबसे पहला प्रश्न हमारा हिंदी सेक्शन से है। इसमें सूची दी हुई है जिसमें आपको वाक्यांश दिए हुए हैं और एक शब्द उसके अपोजिट दिया हुआ है। ये चुनना है कि कौन सा वाक्यांश किस शब्द के साथ सुमेलित हो रहा है। तो चलिए एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। प्रणय कोप वाली स्त्री, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? मानिनी। यहाँ पर ए के साथ जो है दूसरा ऑप्शन सुमेलित हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास 2 जो है ऑप्शन आ गए जहाँ पर संभावनाएं बन रही हैं। विहार के योग्य स्त्री, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? रमा, यानी बी का ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा 2 जो है सॉल्व हो गए। दुलारी स्त्री को क्या कहते हैं? ललना कहते हैं, तो सी का 4 हो जाएगा। और अधिक कोप करने वाली स्त्री भामिनी, यहाँ पर डी का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अन्य शब्दों को देखते हैं। बहुत ही कामवती स्त्री, इसके लिए एक शब्द क्या है? प्रमदा। मनमोहित करने वाली स्त्री कांता। सुंदर नेत्र वाली स्त्री वामलोचना। कमल जैसे नयन वाली या नेत्र वाली, उसके लिए कमलाक्षी। ब्याही हुई स्त्री, यानी ऐसी स्त्री इसका विवाह हो चुका हो, तो उसके लिए जाया, दारा, भार्या और पत्नी, इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाने के कारण भगवान शिव का एक पर्यायवाची शब्द क्या है? तो भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाने के कारण भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है। ये उनका एक पर्यायवाची शब्द है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी जो है भगवान शंकर के अनेकों नाम हैं, तो उसमें से देखते हैं। भगवान शंकर का, शिव का शंकर नाम जो पड़ा वो कल्याण करने के कारण पड़ा। कल्याण की इच्छा से भक्तजन भगवान शिव को शंकर के नाम से स्मरण करते हैं। दुष्टों का संहार करते समय भगवान शिव का सुंदर व दयालु स्वरूप भीषणता के रूप में परिणत हो जाने के कारण उनका रुद्र नाम पड़ा। भगवान शिव के त्यागी स्वरूप के चलते लोक कल्याण के लिए उन्हें नंगे रहने के कारण दिग्वशन नाम पड़ा, और शीघ्र प्रसन्न हो जाने के कारण आशुतोष नाम पड़ा। तो ये सभी उनके पर्यायवाची शब्द हैं, या कभी वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसे समझने का अवसर ना मिला हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहा जाएगा? एक शब्द जो है, तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है अज्ञान, अनजान, अनभिज्ञ या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जिसे समझने का अवसर ना मिला हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनजान। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अज्ञान किसके लिए कहेंगे? स्वाभाविक बुद्धि से विरत ज्ञान अज्ञान तथा ऐसा व्यक्ति अज्ञानी कहलाता है। उदाहरण क्या है? जनसंख्या विस्फोट का सबसे बड़ा कारण लोगों में परिवार नियोजन के प्रति अज्ञानता है। तो ये इसका एक जो है वाक्य प्रयोग गया। अनजान कहाँ पर प्रयोग करते हैं? जिसे समझने का अवसर ना मिला हो, इसका क्या उदाहरण हो सकता है? पहाड़ी के इस दुर्गम मार्ग से मैं अनजान था। अनभिज्ञ के लिए जिसकी जानकारी ना हो, जीवन में आने वाले तूफान से मैं अनभिज्ञ था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्प यानी सांप के पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नहीं है। तो इसमें से हमको देखना है भुजंग,
भुजगारी, भूमिधर और मुक्त भुक। इनमें से हमको ऐसे शब्द छांटने हैं जो सर्प के पर्यायवाची नहीं है। तो आप जानते हैं भुजंग शब्द जो है निश्चित रूप से सांप का पर्यायवाची होता है, बाकी भूमिधर, भुजगारी और मुक्त भुक ये जो है शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस तरह से 2, 3 व 4 जो है ये सांप के पर्यायवाची नहीं है। भूमिधर किसका पर्यायवाची होता है? भूमिधर जो है पर्वत का पर्यायवाची होता है। भुजगारी किसका पर्यायवाची होता है? मोर का होता है। और मुक्त भुक ये हंस के पर्यायवाची होते हैं। तो इसको जरूर याद रखिएगा। अब अन्य पर्यायवाची शब्द देखते हैं जो विकल्पों में दिए हुए हैं। सर्प का अहि, मणिधर, विषधर, ब्याल, उरग, सांप, सरीसृप, द्विज, फणीधर, फनी और पन्नग ये सभी सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। पर्वत के गिरि, शैल, मेरु, महीधर, भूधर, पहाड़, तुंग, अचल और धराधर। मोर के पर्यायवाची शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मयूर, कलापी, शिखंडी, ध्वजी, सारंग, सीसुत, वाहन, केकी, सिखी, बहिर, नीलकंठ, हरि ये सभी मोर के पर्यायवाची हैं। और हंस के पर्यायवाची शब्द मराल, सरस्वती, वाहन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमृत तरंगड़ी ये किसका एक पर्यायवाची शब्द है? तो इनमें से हमको विकल्प दिए हैं चांदनी, नदी, अमृत और तरंग। तो अमृत तरंगड़ी शब्द जो है ये चांदनी का पर्यायवाची है। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका सही होगा। इसके अलावा जो चांदनी के पर्यायवाची शब्द हैं चंद्रिका, ज्योत्सना, चंद्रकला, कौमुदी और चंद्रमरीचि। नदी के पर्यायवाची जो विकल्पों में दिए हैं सरिता, तरिंगड़ी, तरनी, लहरी, सरी, तरंगवती, लरमारा, तटिया, निर्झरणी, पयस्विनी, स्रोतस्विनी, अपगा, तरणी, निम्नगा, नदिया, कल्लोलिनी। अमृत के पर्यायवाची सुधा, सोम, अमी, अमीय, पीयूष। तरंग के पर्यायवाची शब्द लहर, उर्मी, हिलोर, उल्लोल और विचि। अगला प्रश्न देखते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो एक एक कर देखते हैं हम। उन्मीलन का विलोम जो है अवमूलन नहीं होता है, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं होता है, दोनों ही यहाँ पर गलत है। तीसरा उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। तो हमको यहाँ पर क्या बताना है? त्रुटिपूर्ण युग्म, यानी ए और बी ये दोनों ही जो है त्रुटिपूर्ण है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर सही शब्द देख लेते हैं। उन्मीलन का विलोम क्या होता है? निमीलन होता है। और अनुग्रह का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। और उत्कर्ष का आपको ऑप्शंस में ही दिया था, अपकर्ष होता है। अगला प्रश्न, न्यून शब्द का विलोम क्या होता है? तो न्यून का अगर आप शाब्दिक कर देखें मतलब कम या बहुत ही कम, तो न्यून का जो है विलोम क्या हो जाएगा? अधिक। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 8वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों की हमको पहचान करनी है। तो इसमें से आप देख सकते हैं परीक्षा क्या है? ये एक तत्सम शब्द है। शिष्य क्या है? तद्भव है। कपास क्या है? ये भी तद्भव है। और कंकड़ जो है ये क्या है? एक तत्सम शब्द है। तो इस तरह से 1 और 4 जो है यानी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। परीक्षा और कंकड़ जो है तत्सम शब्द हैं और शिष्य और कपास जो है तद्भव हैं। तो इन के सभी के हम देखते हैं। परीक्षा तत्सम शब्द है, अगर तद्भव में इसके लिखेंगे तो परीक्षा इस तरह से लिखेंगे। कंकड़ को क्या लिखेंगे? कंगन लिखेंगे तद्भव में। करपास तत्सम होता है और कपास जो है उसका तद्भव होता है। और इसी प्रकार से शिष्य का शिष्य तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शिष्य होता है, इस तरह से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न, षट पंचाशत ये किसका तत्सम रूप है? यानी षट पंचाशत जो है एक तत्सम शब्द है और ये एक संख्या है, जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। तो इसका तद्भव रूप क्या होगा? तो षट मतलब क्या होता है? 6 और पंचाशत यानी 50 के बाद की जो गिनती होती है उनमें पंचाशत आता है। तो इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या है? 56 है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। षट पंचाशत 56 का जो है तद्भव होता है। उसके अलावा जो विकल्प में दिए थे 49 यानी 49, तो इसका 49, 51 का 1 और 45 का 45। तो इस तरह से ये तीनों भी आप जो है याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, वाक्य शुद्धि से संबंधित है। इनमें से एक शुद्ध वाक्य है वो हमको बताना है। तो एक एक करके देखते हैं। भारत की आज वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। तो यहाँ पर क्या गलती आपको दिख रही है?
आज का भी अर्थ होता है वर्तमान और वर्तमान का भी प्रयोग किया गया, इसलिए आज का यहाँ पर प्रयोग नहीं होना चाहिए था। दूसरा देखते हैं, शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृत का प्रसिद्ध गुण है। तो शरणागत जब लिखते हैं यानी कोई किसी के शरण में आ चुका है, तो यहाँ पर में का भाव अपने आप जो है शरणागत शब्द में ही छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ पर में का प्रयोग जो है में आए दोनों का ही प्रयोग नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सही वाक्य क्या होता है, शरणागत व्यक्ति। फिर मैंने रामू को कह दिया कि हमारा बिस्तर इसी जगह लगेगा, तो यहाँ क्या गलती आपको दिख रही है, हमारा शब्द का यहाँ पर प्रयोग नहीं होना चाहिए था। अगला वाक्य, उन्हें यहाँ से गए केवल 10 मिनट हुए हैं, तो इस तरह से डी जो है यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही वाक्य है। अब जो गलत वाक्य थे उनको एक बार फिर से देख लेते हैं सही करके। भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, शरणागत व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का प्रसिद्ध गुण है, मैंने रामू से कह दिया था कि मेरा बिस्तर इसी जगह लगेगा। तो इस प्रकार से ये वाक्य शुद्ध हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? उच्छ्वास लिखा है और उसके साथ जो है उज्ज्वल लिखा है, तो ये दोनों ही जो है वर्तनी की दृष्टि से गलत हैं। तेजोमय वाद विवाद सही लिखा है, क्षण शब्द और सोचनीय सही लिखा है, शांतिमय और मंत्रीवर ये भी सही लिखा है। तो उच्छ्वास को कैसे लिखते हैं? उच्छ्वास जो है सही रूप में इस तरह से, यानी शुद्ध वर्तनी जो है उच्छ्वास होती है। इसी प्रकार से उज्ज्वल कई बार जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, इसमें 2 आधे जा होते हैं, यानी उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न, अधिकार एक विशेष शब्द है, अधिकार क्या है? विशेष्य है, और तो इसका विशेषण क्या होगा? आधिकारिक होगा कि अधिकारी होगा कि आधिपत्य होगा या आधारित होगा? तो अधिकार से बनने वाला विशेषण क्या होगा? आधिकारिक। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। कुछ और जो है महत्वपूर्ण विशेषण को देखते हैं। अग्नि से आग्नेय, आदर से आदरणीय, रूप से रूपवान, प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित, रुद्र से रौप, ठंड से ठंडा, माल से मालदार, दंपत्ति से दाम्पत्य, रोमांच से रोमांचित, फल से फलद और पतन से पतित। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शासक अकबर के समकालीन था? तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अकबर का जो है शासनकाल क्या था। तो पहले इसका उत्तर हम जान लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही क्या है? जार ईवान IV ये जो है अकबर के समकालीन शासक था। कहाँ का शासक था ये भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले सम्राट अकबर का जो जन्म है वो 1542 में अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था, और इसका राज्याभिषेक 1556 में पंजाब के कालानौर नामक स्थान पे हुआ था। अकबर का जो शासन काल था वो 1556 से 1605 तक रहा, और ईरान का जो जार शासक था जिसका नाम था जार ईवान IV ये 1530 से 1584 तक रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि यही जो है अकबर के समकालीन था। अगला प्रश्न, अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली महत्वपूर्ण पूना की संधि कब हुई थी? तो अगर आप ध्यान दें तो पूना की संधि कब हुई थी? तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष के दौरान, और तृतीय जो है कब से कब तक चला था? 1817 से 1818 तक। लेकिन ये जो पूना की संधि हुई थी, क्योंकि उसमें तृतीय मराठा संघर्ष में भी 3 संधियाँ हुई थी लगभग, तो इनमें जो है पूना की संधि जो है 1817 में हुई थी। तो पूना की संधि 13 जून 1817 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। इस लड़ाई में पेशवा की सेना हार गई और उसका योग्य सेनापति गोखले मारा गया था। अब कुछ प्रमुख संधियां, उनके ईयर प्रायः पूछ लिए जाते हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की 1776 में, बड़गांव की संधि 1779 में, सालाबाई की 1782, बसीन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, राजापुर घाट की संधि कब हुई थी? 1804 में हुई थी। नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की 1817 और 1817 में ही पूना की संधि, और मंदसौर की संधि 1818। इसके बाद अब कुछ संधियों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हो कि लोक सेवा आयोग में जो है केवल वर्ष पूछा जाए ऐसा जो है बहुत कम होता है। तो अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई थी। अलीनगर की संधि को बंगाल के
नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, जिसमें अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व क्लाइव ने और वाटसन ने किया था। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव और बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी। फिर मसूलीपट्टनम की संधि 23 फरवरी 1768 को, ये जो है भारत का हैदराबाद राज्य इसके कारण जो है ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। फिर बनारस की कई संधियां हुई हैं, जिसमें प्रथम संधि जो है 1773 में हुई। यह संधि अवध के नवाब सुजाउद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। द्वितीय संधि बनारस की 1775 में हुई। ये संधि राजा चेत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। सूरत की संधि 1775 में, ये राघोवा यानी जिनका पूरा नाम रघुनाथ राव था और अंग्रेजों के बीच हुई थी। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने राघोवा को सैनिक सहायता देना स्वीकार कर लिया था। पुरंदर की संधि बहुत बार पूछी गई है, 1776 में हुई थी। मराठों तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये संधि हुई थी। बड़गांव की संधि 1779 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार की ओर से कर्नल कर्नाक और मराठों के मध्य हुई थी। फिर सालबाई की संधि 1782 में ईस्ट इंडिया कंपनी और महादजी शिंदे के बीच हुई थी। बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 को भारत में पुणे के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि ये अंग्रेजों और दौलत राम सिंधो के बीच हुई थी 1803 में। अमृतसर की संधि काफ़ी फेमस है, 25 अप्रैल 1809 को हुई थी महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, और उस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम भारत सरकार का गवर्नर जनरल था। पूना की संधि 1817 में जो हमने देख लिया, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। उदयपुर की संधि 1818 में उदयपुर के राणा और अंग्रेज सरकार के बीच। सुगौली की संधि 4 मार्च 1816 को ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य जो इंडो नेपाल युद्ध हुआ था उसके अंतर्गत। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को अंग्रेजों और सिखों के मध्य। अगला प्रश्न देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम जलधारा को किस स्थान का गर्म कंबल कहा जाता है? तो सबसे पहले गल्फ स्ट्रीम बहती कहाँ है, तभी आप इसको जान पाएंगे। तो सबसे पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है इसको यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है, जो यूरोप को जमने से यानी बर्फ में जमने से बचाता है। यूरोप महाद्वीप में 46 देश हैं और ये विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। यूरोप के अधिकांश देश 3 ओर से सागर से घिरे हुए हैं, जिसके चलते इस प्रायद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। अब प्रमुख महासागरीय जलधाराएं और उनका नेचर कैसा है, यानी गर्म है कि ठंडी हैं, इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं, मिलान में भी आते हैं। तो पहले अटलांटिक की धाराएं देखते हैं। खाड़ी के उत्तरी स्ट्रीम धारा ये गर्म है। उत्तरी अटलांटिक धारा ये भी गर्म धारा है। ब्राज़ील धारा गर्म धारा है। बेंगुला की धारा ये ठंडी है और कैनारी की धारा जो है ये भी ठंडी है। ग्रीनलैंड धारा ठंडी है और फॉकलैंड धारा ये भी ठंडी है। प्रशांत महासागर की धाराएं, इसमें अलास्का की धारा गर्म धारा है। क्यूरिसियो जो जापान के तट से बहती इसको गर्म धारा है। उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा गर्म। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा ये भी गर्म है। इक्वेटोरियल धारा गर्म धारा है। हम्बोल्ट या जिसको पेरू की धारा भी कहते हैं ठंडी धारा है। कैलिफोर्निया की धारा ये भी ठंडी धारा है। क्यूराइल की धारा ये भी ठंडी है। हिंद महासागर में प्रमुख रूप से अगुलहास धारा है जो कि गर्म जल धारा है। अगला प्रश्न, हाइड्रोफाइट। तो हाइड्रोफाइट क्या है? ये एक जो है पौधों का वर्ग है, यानी उनके अनुकूलन में उनके हैबिटेट के अनुसार जो है ये एक पौधों का वर्ग है। तो ये इसमें से हमको ये बताना है कि ये किस प्रकार की वनस्पति है। तो चारों ऑप्शन आपको सामने है, लेकिन आप इसके नाम से ही जान सकते हैं कि ये किस तरह की वनस्पति है। हाइड्रो मतलब क्या होता है? जल, ये तो आप जानते हैं। फाइट मतलब पादप, यानी ऐसे पौधे जो जल में उगते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल प्लावित क्षेत्रों की जो वनस्पति होती है उनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को ट्रोपोफाइट कहते हैं। दलदली और भूमध्य रेखी उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को हाइग्रोफाइट। हाइग्रो मतलब जो नमी को जो है सोखती है, नमी में उगती है। कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को, यानी चट्टानों पर जो उगती हैं उनको लिथोफाइट्स कहते हैं। अब प्रमुख वनस्पतियां और उनका वर्गीकरण उनके हैबिटेट के आधार पर देखते हैं। क्रायोफाइट्स किसे कहते हैं?
ये टुंड्रा अथवा शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति है, जैसे मास और लाइकेन। क्रायो से आप जानते हैं अति निम्न तापमान, क्रायोजेनिक जैसे आपने सुना है, तो उसी से आप जो है ये याद रख सकते हैं कि क्रायोफाइट कहाँ पर होंगी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी, और ये कहाँ पर होगी, टुंड्रा क्षेत्र में। मेसोफाइट या मीजोफाइट्स भी इसको कह सकते हैं, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलने वाली वनस्पतियाँ हैं, जैसे साइबेरिया की टैगा वनस्पति। लिथोफाइट ये कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियां हैं। जीरोफाइट ये उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में की वनस्पति हैं, यानी क्या है ये जो है मरुस्थल में उगने वाले, जैसे कैक्टस, खजूर, बबूल, एकेसिया, कीकर, सेजब्रस। फिर हाइड्रोफाइट या मैक्रोफाइट, इसके अंतर्गत पानी में होने वाली वनस्पतियां आती हैं, जैसे कमल। ट्रोपोफाइट ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली वनस्पति तथा घास को इसी के अंतर्गत रखा गया है। तो ये वर्गीकरण है जो आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत का कोई भी व्यक्ति कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो संविधान में जो है कोई कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है, इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई, यानी संविधान में इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इस संबंध में संविधान मौन है, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, परंतु उपराष्ट्रपति के पद पर के संबंध में भारतीय संविधान इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं करता, यानी उसमें लिखा ही नहीं गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की आधारभूत संरचना, जिसको कई जगह आधारभूत ढांचा भी कहा गया है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसमें परिवर्तन करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम एक एक कथन को पढ़ेंगे। यह संसद की संशोधन करने की शक्ति के विस्तार के परे है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विभिन्न न्यायिक निर्णय दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि संसद को संविधान संशोधन करने की अमित शक्ति है, लेकिन वो शक्ति जो है कभी भी भारत का जो आधारभूत संरचना है संविधान की उसको बदल नहीं सकती है। ये जनता के द्वारा संविधान के सभा में प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल गलत, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये संसद की संवैधानिक शक्तियों के अंतर्गत शामिल है, ये भी गलत है। तो इस तरह से केवल जो है पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान के 24वें संशोधन पर विचार करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती, जो कि 1773 का जो है केस था, मामले में संविधान की आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो पूछा जा सकता है आपसे कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? केशवानंद भारती मामले में ये हुआ था। यह निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति व्यापक है, किंतु यह शक्ति जो है असीमित नहीं है और वह ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है जिससे संविधान का मूल तत्व या उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। अतएव संसद को इसी परिधि के भीतर अपनी शक्ति का प्रयोग करना होता है। आधारभूत ढांचे के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है। तो अब तक कई सारे जो है इस पे वाद हुए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हुए हैं, जिसमें निम्नलिखित जो आपके सामने है ये निर्णय में आया कि ये संविधान की आधारभूत संरचना में शामिल हैं, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, सरकार का लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक स्वरूप, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन, सरकार का जो फेडरल स्ट्रक्चर है यानी संघीय स्वरूप जो है, विधि का शासन, देश की संप्रभुता, न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू, संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति जो है, संसदीय शासन प्रणाली, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन, ये सभी जो है विभिन्न निर्णयों में माना गया कि ये मूल ढांचा या आधारभूत ढांचा है भारत के संविधान के अंतर्गत। अगला प्रश्न, भारत में गरीबी के आकलन के लिए अभी तक कितनी आधिकारिक समितियां बनी हैं? और ये कब तक अद्यतन है? 10 मार्च 2020 तक की बात हम कर रहे हैं। फिलहाल उसके बाद अभी तक जो है कोई अन्य समिति नहीं बनी है। तो भारत में गरीबी आकलन के लिए अभी तक जो है आधिकारिक रूप से कुल 6 समितियों का गठन हुआ है। ये 6 समितियां कौन सा हैं, उनका वर्ष कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक कार्यकारी समूह बना था सबसे पहले
1962 में। उसके बाद V.N. दांडेकर और N. रथ समिति बनी थी 1971 में। फिर Y.K. अलग समिति बनी थी 1979 में। D.T. लकड़वाला समिति बनी थी 1993 में। सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 में, जिसके मानक जो है कुछ अभी फॉलो किए जाते हैं। और C. रंगराजन समिति 2014 में। तो जो है ये दो जो समितियां हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनकी सिफारिशों पर जो है देश में कई सारे जो है मानक स्थापित हुए थे। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इनमें से हमको बताना है कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, उपाध्यक्ष पूछा गया है ना कि अध्यक्ष। अगर अध्यक्ष पूछा जाता तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से बता देते कि जवाहरलाल नेहरू जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष थे, लेकिन यहाँ पर उपाध्यक्ष पूछा गया है। उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी 1951 से 56 के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। उल्लेखनीय कि 15 अगस्त 2014 की योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया तथा नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित करके एक नई ऐसी संस्था है जो योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई है। अगला प्रश्न, कौन सा यह नियम बताता है कि प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी सीमा के भीतर किसी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल का मान हमेशा उस वस्तु में उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है? तो बहुत ही फेमस नियम है ये प्रत्यास्था के संबंध में, और ये नियम दिया था हुक ने। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बाकी विकल्पों विचार करते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? जो गति विषयक नियम है, इसको गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही वो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई भी बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। प्लवन का नियम क्या कहता है? जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। किरचॉफ का रूल क्या कहता है? अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। तो ये जो है प्रकाश के संबंध में किरचॉफ का लॉ था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो ये बहुत ही साधारण प्रश्न है, लेकिन कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं हमारे सामने तो हमको चौंका देते हैं कि क्या हमको ये उत्तर पता है। इसलिए कभी कभी जो है हमको इस तरह के क्वेश्चंस को भी टैकल करना चाहिए। तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर। इसी तरह से अन्य जो है इकाइयों में देख लेते हैं। 1 फुट में 0.3 मीटर होता है, 1 गज में 0.91 मीटर होता है, 1 मील 1.60 किलोमीटर के बराबर होता है, 1 फैदम या 1 फैदम 1.8 मीटर के बराबर होता है, 1 नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, और 1 भौमिक मील यानी जो ज़मीन पे हम मील नापते हैं वो 1.609 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान प्रश्न है जो हम लोग जो है 9th से पढ़ते आ रहे हैं। तो अयस्क में जो अशुद्ध पदार्थ मिलाया जाता है या जो उसमें घुले होते हैं उनको हम गैंग कहते हैं। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में शामिल विभिन्न प्रक्रमणों को धातुकर्म कहा जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या जानते हैं? मेटलर्जी। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थों को गैंग कहते हैं, और अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर मिलाए गए पदार्थ को फ्लक्स कहा जाता है। और जब गैंग और फ्लक्स मिल जाते हैं तो उनसे बने हुए पदार्थ को धातुमल कहते हैं। अगला प्रश्न, काओलिन ये एक अयस्क है, बहुत ही फेमस अयस्क है। ये किस धातु का अयस्क है ये हमको बताना है। तो काओलिन जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, यानी काओलिन से हम एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। इसका सूत्र जो है आपके सामने ये दिया हुआ है। एल्युमिनियम के अन्य अयस्क क्या हैं? बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट और एल्यूनाइट। सोडियम के अयस्क क्या हैं? चिली साल्टपीटर, बोरेक्स और साधारण नमक। पोटेशियम के अयस्क नाइटर और कार्नेलाइट। और तांबा के अयस्क ये भी पूछे जाते हैं काफ़ी, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास और कॉपर पाइराइट। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सर्वाधिक टेस्ट मैचों में अंपायरिंग करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सबसे ज़्यादा जो है टेस्टों में अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड बनाया है अलीम दार ने। अन्य फैक्ट्स जानते हैं, आबिद अली ये टेस्ट और वनडे डेब्यू में
शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। डेब्यू का मतलब सबसे पहला मैच जो होता है किसी के करियर का, उसको डेब्यू कहते हैं। तो आबिद अली टेस्ट और वनडे के डेब्यू मैचों में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। कुलदीप यादव भारतीय हैं। एक दिवसीय मैचों में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में नहीं आयोजित किया गया? तो आप जानते हैं अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जो भारत में होते हैं उनमें से मैक्सिमम जो है दिल्ली में ही आयोजित होते हैं। इनमें से 14वां पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन ये भारत में आयोजित नहीं हुआ। ये कहाँ पर आयोजित हुआ ये भी याद रखिएगा, बैंकॉक में आयोजित हुआ। बाकी राज्यपालों का 50वां सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की दूसरी सभा और ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019 ये सभी जो है दिल्ली में आयोजित हुए। इसके अलावा बैंकॉक में और कौन कौन से कार्यक्रम हुए थे? जब बैंकॉक गए थे प्रधानमंत्री जी तो वहाँ पर हाउडी मोदी की तर्ज पे स्वाउदी मोदी कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। 16वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था और 35वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर क्या है, कौन सा है? यानी भारत में स्वदेशी तकनीक से निर्मित सबसे पहला भारत का कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और इसको किसने बनाया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1979 में बनाया गया था। क्रे के 1KS नाम इसका था। इनियक जो है विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर था। अगला प्रश्न, कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर पर जो परमाणु परीक्षण देखे जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर के अंदर कोई परमाणु परीक्षण होता है, कंप्यूटर के मदद से जो है किया जाता है। तो इस जो है प्रक्रिया को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न, टर्मिनेटर ये किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको टर्मिनेटर कहा जाता है। हरभजन सिंह, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अन्य उपनाम क्या हैं भारतीय खिलाड़ियों के? जैसे कि सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर कहते हैं, राहुल द्रविड़ को द वॉल कहा जाता है, लिएंडर पेस को पॉकर डायनमो कहते हैं, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी गई थी, माइकल फेलिप्स को फ्लाइंग फिश, पीटी उषा उड़न परी, शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस, पेले को ब्लैक पर्ल कहा जाता है, इयान थोपे को तारपीडो उपनाम दिया जाता है और मैरी कॉम को सुपर मॉम कहा जाता है। ये सभी जो है खेल जगत की प्रसिद्धियां हैं जिनको कोई ना कोई जो है प्रसिद्ध उपनाम दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस फरवरी माह में नहीं मनाया जाता है? तो फरवरी में कौन कौन से मनाए जाते हैं ये भी पता होना चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा नहीं मनाया जाता है। तो ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस ये कब मनाया जाता है? इसको तारीख याद कर लीजिए, 24 मार्च। 24 मार्च को ये मनाया जाता है। और 24 मार्च को एक और इम्पॉर्टेंट दिवस याद रख लीजिए, विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड टीबी डे। ये जो भी टीबी के खिलाफ जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है 24 मार्च को। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। तो दोस्तों इस तरह से थोड़ा सा आज के हम लोगों ने क्विज में यानी मॉक टेस्ट में व्याख्या पर ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि आपको व्याख्या पर ही ज़्यादा ध्यान देना है। प्रश्न उत्तर तो आप आसानी से याद कर लेते हैं, लेकिन उनसे संबंधित फैक्ट्स को याद रखना जो है ये ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप उस टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकें। तो अब आप जो है अपने स्कोर बताइए कमेंट में कि आपने जो है इन 30 क्वेश्चंस में से कितने अंक प्राप्त किए। और अगर आप 20 प्लस जा रहे हैं तो आप निश्चित रूप से अच्छी तैयारी में हैं। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है 22 प्लस तक जो है इस क्विज में रहें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।